this is Nikita Vaidya and in this video we are going to do a question on life cycle costing. JEE is following life cycle costing. Its 4 products P4, P3, P2 and P1 are in the market respectively in introduction, growth, maturity and decline stages. Right? JEE क्या follow करता है? Life cycle costing follow करता है. उसके 4 प्रोडक्ट है P4, P3, P2 और P1. ये मार्केट में है 4 स्टेजेस में, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन रिस्पेक्टिवली. मतलब क्या? P4 इंट्रोडक्शन फेज में है, P3 ग्रोथ फेज में है, P2 मैच्योरिटी फेज में है और P1 कौन सी फेज में है? डिक्लाइन फेज में. The management wants to analyze the marketing challenges faced by the products to take strategical measures to stabilize the products in the market. Management को क्या करना है? Marketing challenges क्या करने हैं? Analyze करने हैं ताकि वो strategy बना सके जिससे क्या product market में stabilize रहे. Right? जब वो challenges analyze करेगा तभी तो वो strategy बनाएगा जिससे product market में stabilize रहे. For this purpose, the board directed the secretary to get a product-wise report from the marketing chief of each product. इसके लिए क्या किया? बोर्ड ने सेक्रेटरी को बोला कि प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट लाओ मार्केटिंग चीफ से. राइट? हर एक प्रोडक्ट की प्रोडक्ट वाइज रिपोर्ट लाओ. The chiefs were asked to give one characteristics possessed by the product because of which the product is being classified in the respective stage and 2 strategical measures to be taken to overcome the market challenges faced at that stage. मतलब क्या कि चीफ को बोला गया कि आप हर एक प्रोडक्ट का P4, P3, P2 और P1 हर एक प्रोडक्ट की एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ जिससे पता चलता है कि वो किस फेज में है. एक कैरेक्टरिस्टिक बताओ और 2 स्ट्रेटेजी बताओ मार्केट के जो चैलेंज है वो फेस करने के लिए. 2 स्ट्रेटेजिकल मेजर्स बताओ जिससे क्या जो चैलेंज वो मार्केट में फेस कर रहा है वो फेस कर पाए. 2 स्ट्रेटेजिकल मेजर बताना, एक कैरेक्टरिस्टिक बताना है जिससे पता चले कि हाँ P4 अगर ग्रोथ फेज में है तो क्यों उसको P4 अगर इंट्रोडक्शन फेज में है तो क्यों बोला इंट्रोडक्शन फेज में क्या कैरेक्टरिस्टिक है. तो हर एक प्रोडक्ट का एक कैरेक्टरिस्टिक और 2 स्ट्रेटेजिकल मेजर्स जिससे वो मार्केट के चैलेंजेस को फेस कर पाए. The secretary received the report from all the chiefs and handed them over to the computer operator to get it printed in a tabulated form. Secretary ने report लाई chief से और computer operator को दिया उसको tabulated form में print करने. But the operator without understanding the significance of the product, faces, characteristic and strategies mixed all the 12 items and got it printed as list as given below. लेकिन operator को नहीं पता चला कि क्या significant है product का, faces का, characteristic का, strategy का और क्या किया सारे 12 को मिक्स कर दिया. सारे 12 मतलब कौन से? हर एक प्रोडक्ट की एक एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब 4 हो गए और हर एक प्रोडक्ट के क्या 2 स्ट्रेटेजिकल मेजर्स मतलब 8. तो 4 और 8 12 आइटम्स थे, एक कैरेक्टरिस्टिक हर एक प्रोडक्ट के 2 स्ट्रेटेजिकल मेजर्स इनटू 4. सारे 12 को क्या किया? प्रिंट कर दिया. कहीं भी कुछ भी, कहीं भी कैरेक्टरिस्टिक, कहीं भी मेजर्स, ऐसे कहीं भी कुछ भी प्रिंट कर दिया. राइट? ये ऐसे 1 से लेके 12 तक उसने प्रिंट कर लिया. द आइटम्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेबुलेटेड एज इन द फॉर्मेट गिवन बिलो. लेकिन आइटम को कैसे करना है? ये जो फॉर्मेट गिवन है उस हिसाब से टेबल में डालना है. Complete the table given below by entering the 12 items under appropriate category columns. You need not rewrite the items. Write the serial number of the items only in column 3 and 4. Basically आपके पास क्या दिया है? प्रोडक्ट P4, P3, P2, P1 आपको पता है. P4 इंट्रोडक्शन फेज में है, P3 ग्रोथ फेज में है, P2 मैच्योरिटी फेज में और P1 डिक्लाइन फेज में. आपको क्या करना है कि P4 इंट्रोडक्शन फेज में ये कैसे पता चले उसकी स्ट्रेटेजी और क्या दूसरा क्या कि P4 इंट्रोडक्शन फेज में ये कैसे पता चले उसके कैरेक्टरिस्टिक और 2 स्ट्रेटेजिकल मेजर इंट्रोडक्शन फेज पे मार्केट में स्टेबलाइज कैसे करेंगे उसको, उसके लिए 2 स्ट्रेटेजी. राइट? वैसे ही P3 प्रोडक्ट ग्रोथ फेज में ये कैसे पता चलेगा उसकी एक कैरेक्टरिस्टिक और ग्रोथ फेज में P3 को मार्केट में स्टेबलाइज करने के लिए 2 स्ट्रेटेजिकल मेजर्स वो. वैसे ही P2 का और P1 का. राइट? आपको पूरी चीज लिखनी नहीं है, सिर्फ आपको नंबर लिखना है. जैसे 7 नंबर, 8 नंबर, कौन सा कहाँ आएगा 3 और 4 कॉलम में. List down the importance any 4 of product life cycle costing. आपको इम्पोर्टेंस बतानी है कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग की इम्पोर्टेंस क्या है और बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग दोनों बतानी है, इम्पोर्टेंस भी और बेनिफिट्स भी. तो पहले तो आप क्या करते हैं, ये कॉलम आप ये यहाँ पे नंबर्स लिख लेंगे. आप ये टेबल बनाएंगे, मैं वापस नहीं बना रही, मैं यहाँ क्वेश्चन में ही क्या कर रही हूँ नंबर्स लिख दे रही हूँ, पर आप ये टेबल वापस क्या करेंगे बनाएंगे.
ठीक है, और फिर इसमें नंबर्स लिखेंगे। तो पहला क्या है, फर्स्ट देख रहे हैं हम, ओवर कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री। ये क्या है, सबसे पहली बात तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये स्ट्रेटेजिकल मेजर नहीं है जिससे कि स्टेबलाइज हो वो प्रोडक्ट उस फेज में मार्केट में। ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है, ओवर कैपेसिटी इन द इंडस्ट्री। ये कौन से फेज की कैरेक्टरिस्टिक है, इंट्रोडक्शन फेज की नहीं, ओवर कैपेसिटी है, ग्रोथ फेज में भी नहीं, मैच्योरिटी फेज में क्या है, ओवर कैपेसिटी हो गई मार्केट में। अब क्या, ये क्या हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा, ओवर कैपेसिटी हो गई मार्केट में। या अगर इसके बाद आप इसको क्या कुछ अलग स्ट्रेटेजी से बेचिए, राइट, कुछ डिफरेंट फीचर दीजिए, राइट, और इसके बाद क्या हो जाएगा, मैच्योरिटी के बाद डिक्लाइन। क्या फेसेस होते हैं, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी और डिक्लाइन, राइट। तो ये क्या मैच्योरिटी फेज का कैरेक्टरिस्टिक हो गया, राइट, 1। फिर उसके बाद देखिए दूसरा पढ़िए, द कंपनी कैन कंटिन्यू टू ऑफर द प्रोडक्ट टू अवर लॉयल कस्टमर्स एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। आप देखिए कि ये क्या है, स्ट्रेटेजी है, ये कैरेक्टरिस्टिक तो नहीं है, ये स्ट्रेटेजी है कि कंपनी लॉयल कस्टमर को प्रोडक्ट दे सकती है एट अ रिड्यूस्ड प्राइस। रिड्यूस्ड प्राइस में कब देंगे प्रोडक्ट्स, डिक्लाइन फेज पे। डिक्लाइन फेज में हम क्या देते हैं, रिड्यूस्ड प्राइस में प्रोडक्ट देते हैं, राइट। सो ये स्ट्रेटेजी किसकी हो गई, डिक्लाइन फेज की। फिर थर्ड, फ्यू कॉम्पिटिटर्स प्रोड्यूस बेसिक वर्जन ऑफ अवर प्रोडक्ट। हमारे प्रोडक्ट का बेसिक वर्जन थोड़े कॉम्पिटिटर ने बना लिया है। ये क्या है, ये है ये कैरेक्टरिस्टिक है किसकी, इंट्रोडक्शन फेज की कैरेक्टरिस्टिक है कि कुछ कॉम्पिटिटर्स ने हमारे जो प्रोडक्ट है उसका बेसिक वर्जन बना लिया। प्रोडक्ट फीचर्स में बी इम्प्रूव्ड और एनहेंस टू डिफरेंशिएट अवर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ द कॉम्पिटिटर। मतलब क्या, ये क्या है, ये स्ट्रेटेजिकल मेजर है कि हमारे प्रोडक्ट के फीचर कुछ इम्प्रूव करें और कुछ एनहेंस करें जिससे हमारा प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से अलग हो। ये कब करेंगे हम, मैच्योरिटी फेज में, राइट। अभी क्या हो गया, मैच्योरिटी फेज की कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ओवर कैपेसिटी इन द मार्केट। तो हमको हमारे प्रोडक्ट को कुछ अलग दिखाना होगा, कुछ डिफरेंशिएट करना होगा दूसरे प्रोडक्ट से। ये हमारी स्ट्रेटेजी होगी हमारा प्रोडक्ट बेचने की। सो ये स्ट्रेटेजी कहाँ की हो गई, ये मैच्योरिटी फेज की स्ट्रेटेजी हो गई। नाउ attracting customers by raising awareness about our product through promotion activity। मतलब आपको अट्रैक्ट करना है कस्टमर, ठीक है, आपको अवेयर करना है कि ये प्रोडक्ट भी है, प्रमोशन एक्टिविटीज के थ्रू आपको अवेयर करना है कि ये प्रोडक्ट भी है। ये आपने स्ट्रेटेजिकल मेजर है, राइट। ये क्या स्ट्रेटेजिकल मेजर है कि आप अट्रैक्ट कर रहे हैं कस्टमर को कि हमारा प्रोडक्ट भी है प्रमोशन के थ्रू। ये कौन सा फेज में होगा ये मेजर, ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन फेज। क्यों, आप प्रमोशनल एक्टिविटी कर रहे हैं, अवेयर कर रहे हैं कस्टमर्स को कि ये प्रोडक्ट भी है, ये प्रोडक्ट के फीचर्स ये है, इंट्रोडक्शन मार्केटिंग कर रहे हैं, ये इंट्रोडक्शन फेज में होगा, ठीक है। फिर 6th, हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीज इन कंपटीशन। ये क्या है, ये कैरेक्टरिस्टिक है। ये कैरेक्टरिस्टिक कौन से फेज का है, देखिए मैच्योरिटी फेज का तो कैरेक्टरिस्टिक है कि ओवर कैपेसिटी हो गई मार्केट में। अब उसका स्ट्रेटेजी क्या होगी कि हम डिफरेंशिएट करें अपने प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से। इंट्रोडक्शन फेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के जैसे बेसिक वर्जन बनाने लगे कॉम्पिटिटर। उसकी स्ट्रेटेजी क्या है कि प्रमोशन एक्टिविटी करो, अवेयर कराओ, ओके हमारा प्रोडक्ट ये है, इसमें ये फीचर्स है, ठीक है। डिक्लाइन फेज की स्ट्रेटेजी क्या है कि डिस्काउंट पे अपने लॉयल कस्टमर्स को दे दो। वैसे भी डिक्लाइन हो रहा है, अभी कैपेसिटी नहीं है मार्केट में हमारे प्रोडक्ट के लिए, तो क्या अभी लॉयल कस्टमर्स को एटलीस्ट डिस्काउंट पे दे दो, कुछ तो बेचो, ठीक है। फिर क्या, हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीज इन कंपटीशन। हाई वॉल्यूम है बिजनेस का, इंक्रीज है कंपटीशन का। ये क्या कैरेक्टरिस्टिक कौन सी फेज का है, ग्रोथ फेज का है, राइट। हाई वॉल्यूम है बिजनेस का और इंक्रीज इन कंपटीशन। फिर यूज द प्रेजेंट प्रोडक्ट एज रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट फॉर लॉन्चिंग अनदर न्यू प्रोडक्ट सक्सेसफुली इन द मार्केट। आपको क्या करना है कि प्रेजेंट प्रोडक्ट को यूज करना है एज रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट फॉर लॉन्चिंग अनदर न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। कब आप लॉन्च करेंगे अनदर न्यू प्रोडक्ट मार्केट में, इंट्रोडक्शन में तो आपने ऑलरेडी लॉन्च किया है अभी। ग्रोथ फेज में तो मस्त हमारा क्या सेल बढ़ रहा है, कंपटीशन भी बढ़ रहा है। मैच्योरिटी में क्या होगी, ओवर कैपेसिटी हो गई, ठीक है। आप डिफरेंशिएट करेंगे अपना प्रोडक्ट दूसरे से, लेकिन रिप्लेसमेंट में नया प्रोडक्ट कब लॉन्च करेंगे, डिक्लाइन फेज में। तो ये मेजर हो गया किसका, डिक्लाइन फेज का,
राइट कि हम रिप्लेसमेंट में नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में बी कंसिडर्ड. राइट, ये क्या है, स्ट्रेटेजी है. वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में बी कंसिडर्ड. ये किसका स्ट्रेटेजिकल मेजर है, ग्रोथ फेज का. फिर प्रॉफिट स्टार्ट डिक्लाइनिंग एंड एट टाइम्स बिकम नेगेटिव. प्रॉफिट कम होने लगा और एट टाइम्स नेगेटिव हो गया. कौन से फेज में, डिक्लाइन फेज पे. ये कैरेक्टरिस्टिक किसका है, डिक्लाइन फेज का. सो अभी ये चारों कैरेक्टरिस्टिक हो गए डिक्लाइन फेज के. 2 स्ट्रेटेजिकल मेजर हो गए डिक्लाइन फेज के. अभी इन तीनों के एक एक स्ट्रेटेजिकल मेजर बचा है. राइट, मेंटेन कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट क्वालिटी टू अश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन. आपको क्या, आपका मस्त सेल हो रहा है, मार्केट बढ़ रहा है, कंपटीशन बढ़ रहा है, आपको क्या कंट्रोल करना है क्वालिटी पे टू अश्योर कस्टमर सेटिस्फेक्शन. क्यों, कंपटीशन बढ़ रहा है, क्वालिटी अच्छी दीजिए, कस्टमर सेटिस्फेक्शन. ये क्या, ग्रोथ फेज. फिर स्ट्रेंथनिंग और एक्सपेंडिंग चैनल एंड सप्लाई चेन रिलेशनशिप. आपको क्या करना है कि स्ट्रेंथन करना है, एक्सपैंड करना है, चैनल सप्लाई चेन रिलेशनशिप्स बनाने हैं. किसमें, ग्रोथ फेज में. प्रमोशनल एक्टिविटी करनी है, चैनल एक्सपैंड करना है. राइट, प्राइजेस में हैव टू बी रिड्यूस टू अट्रैक्ट द प्राइस सेंसिटिव कस्टमर. आपको प्राइस रिड्यूस करनी पड़ सकती है प्राइस सेंसिटिव कस्टमर को अट्रैक्ट करने. मैच्योरिटी फेज का स्ट्रेटेजिकल मेजर. राइट, अब आप देखिए इंट्रोडक्शन फेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि हमारे प्रोडक्ट के जैसे कुछ वर्जन बनाने लगे दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर. ये कैरेक्टरिस्टिक हुआ. उसके मेजर्स क्या है, इंट्रोडक्शन फेज पे हमारा स्ट्रेटेजिकल मेजर क्या होना चाहिए कि आपको अवेयरनेस बढ़ानी है अपने प्रोडक्ट के बारे में थ्रू प्रमोशनल एक्टिविटीज, पहला. और दूसरा क्या कि हमको अपना चैनल स्ट्रेंथन करना है, सप्लाई चेन रिलेशनशिप बनाने, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन फेज है. प्रमोशन करना है, चैनल्स बनाने. ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज का कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये प्रोडक्ट ग्रोथ फेज में हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस एंड इंक्रीज इन कंपटीशन. तो पता चलेगा कि ये ग्रोथ फेज में हाई वॉल्यूम ऑफ क्या होगा, हाई वॉल्यूम ऑफ बिजनेस होगा और इंक्रीज होगा कंपटीशन में. इसके लिए स्ट्रेटेजिकल मेजर्स क्या लेंगे हम, वैल्यू बेस्ड प्राइसिंग स्ट्रेटेजी होगी हमारी, और दूसरा क्वालिटी अच्छी देंगे जिससे कस्टमर का सेटिस्फेक्शन हो. तीसरा मैच्योरिटी फेज. ये कब पता चलेगा कि मैच्योरिटी फेज में हम, ये 1 है. राइट, मैच्योरिटी फेज में ये कब पता चलेगा कि जब प्रोडक्ट आप देख रहे हैं कि ओवर कैपेसिटी है इंडस्ट्री में, तो क्या है, वो प्रोडक्ट मैच्योरिटी फेज में है. उसके स्ट्रेटेजिकल मेजर्स क्या है, पहला स्ट्रेटेजिकल मेजर तो है कि लॉयल कस्टमर्स को डिस्काउंट में दे दो, वैसे ही मैच्योरिटी फेज आ गया. दूसरा क्या कि प्राइस रिड्यूस करने पड़ सकते हैं प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए. फिर डिक्लाइन फेज में प्रोडक्ट, उसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगेगा, एक टाइम पे नेगेटिव भी हो जाएगा, तब वो डिक्लाइन फेज पे. उसका स्ट्रेटेजिकल मेजर क्या होगा, राइट, स्ट्रेटेजिकल मेजर ये होगा कि आप लॉयल कस्टमर्स को रिड्यूस प्राइस में दे देंगे. और दूसरा क्या कि आप क्या करेंगे, यूज द प्रेजेंट प्रोडक्ट एज रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट फॉर लॉन्चिंग अनदर न्यू प्रोडक्ट. आप रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट के जैसे उसको क्या करेंगे, यूज करेंगे. नहीं, मैंने शायद मैच्योरिटी फेज में एक बोल दिया था डिस्काउंट पे देंगे. मैच्योरिटी फेज पे आप डिस्काउंट में देंगे. मैच्योरिटी फेज पे आप क्या करेंगे, कुछ डिफरेंशिएशन, कुछ अलग चीज लाएंगे, फीचर लाएंगे अपने प्रोडक्ट में. और दूसरा ये कि आपको रिड्यूस करना पड़ जाएगा प्राइस सेंसिटिव कस्टमर के लिए. राइट, और लेकिन डिक्लाइन फेज में क्या, लॉयल कस्टमर के लिए डिस्काउंट पे देना पड़ेगा. और दूसरा क्या कि रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट की जगह आप क्या करेंगे, प्रोडक्ट यूज द प्रेजेंट प्रोडक्ट एज रिप्लेसमेंट प्रोडक्ट फॉर लॉन्चिंग अनदर न्यू प्रोडक्ट. राइट, ये आपने कर दिया. टेबल में जो इधर उधर 1 से 12 लिखे थे आपने बता दिया कौन से कैरेक्टरिस्टिक है, चारों फेसेस के अलग और चारों के 2-2 स्ट्रेटेजिकल मेजर्स. राइट, नाउ list down the importance any 4 of product life cycle costing. आपको क्या importance लिखनी है of product life cycle costing. पहला क्या है, प्लानिंग टूल. ये प्लानिंग टूल है बिकॉज दिस कैरेक्टराइज मार्केटिंग स्ट्रेटेजी. आपको पता चलता है कि ओके ग्रोथ फेज पे ये स्ट्रेटेजी, ये प्रोडक्ट अभी ग्रोथ फेज पे रहेगा, ये स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं. ये अभी किस फेज में रहेगा, डिक्लाइन फेज पे, ये स्ट्रेटेजी हम बना सकते हैं, प्लान कर सकते हैं. बिकॉज इट कैरेक्टराइजेस मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज. ठीक है. दूसरा कंट्रोल टूल.
कंट्रोल टूल क्या? बिकॉज इट कैन कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द पास्ट प्रोडक्ट्स, राइट? पास्ट प्रोडक्ट से आप क्या कर सकते हैं? परफॉर्मेंस मेजर कर सकते हैं कि ओके ये ग्रोथ फेज पे अभी इसका परफॉर्मेंस ये है, पहले जब जो प्रोडक्ट था उसका ग्रोथ फेज पे क्या परफॉर्मेंस था, इंट्रोडक्शन फेज पे अभी इसका ये परफॉर्मेंस है, पहले जो प्रोडक्ट था उसका इंट्रोडक्शन फेज पे क्या परफॉर्मेंस था. इट कंपेयर्स प्रोडक्ट परफॉर्मेंस with past products. थर्ड कौन सा? फोरकास्टिंग टूल. फोरकास्टिंग टूल क्यों? क्योंकि देखिए फोरकास्टिंग टूल क्योंकि जो डिमांड है, राइट, जो प्रोडक्ट की डिमांड है, हिस्ट्री है, वो बहुत वेरी करती है, राइट? डिमांड हिस्ट्री प्रोडक्ट की बहुत वेरी करती है. तो ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है, दिस इज अ वेरी गुड टूल, राइट? दिस इज अ वेरी गुड टूल टू फोरकास्ट द डिमांड, राइट? फोर्थ, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन. अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन करती है हर फेज पे. बेसिकली प्लानिंग टूल है, कंट्रोल टूल है, फोरकास्टिंग टूल है, अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन करती है. सेकेंड पार्ट हो गया. नाउ थर्ड, स्टेट द बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, राइट? बेनिफिट्स. आप क्या करते हैं? अर्लियर एक्शन ले लेते हैं टू जनरेट रेवेन्यू एंड टू रिड्यूस कॉस्ट. इसमें बेनिफिट्स क्या है कि अर्लियर एक्शन टू जनरेट रेवेन्यू एंड टू रिड्यूस कॉस्ट. दूसरा क्या? बेटर डिसीजंस. बेटर डिसीजंस क्यों? बिकॉज it gives more accurate assessment of revenues and costs. ठीक है. नाउ थर्ड, ये ओवरऑल फ्रेमवर्क देता है. किस चीज के लिए? ओवरऑल फ्रेमवर्क फॉर कंसिडरिंग टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर द एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोडक्ट, राइट? where cost can be improved. क्या देता है? ओवरऑल फ्रेमवर्क देता है फॉर कंसिडरिंग टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर एंटायर लाइफ स्पैन ऑफ अ प्रोडक्ट वेयर कॉस्ट कैन बी इम्प्रूव्ड. आपको समझ में आया? ये क्या देता है? ओवरऑल फ्रेमवर्क देता है, राइट, टू कंसिडर इंक्रीमेंटल कॉस्ट ओवर एंटायर लाइफ साइकिल. आपको बताता है कि ओके यहाँ इतनी कॉस्ट लगी तो आप कहाँ कॉस्ट इम्प्रूव कर सकते हैं. कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैन बी इम्प्रूव्ड, राइट? प्रोवाइड्स लॉन्ग टर्म पिक्चर. एक लॉन्ग टर्म पिक्चर देता है. किस चीज़ का? ऑफ प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी. प्रोडक्ट लाइन की प्रॉफिटेबिलिटी का लॉन्ग टर्म पिक्चर देता है कि हाँ ग्रोथ फेज में इतनी प्रॉफिटेबिलिटी, इंट्रोडक्शन में इतनी, मैच्योरिटी में इतनी, डिक्लाइन में इतनी. फीडबैक ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ लाइफ साइकिल प्लानिंग. जो लाइफ साइकिल की प्लानिंग की है उसके इफेक्टिवनेस पे फीडबैक देता है. एंड कॉस्ट डेटा टू क्लैरिफाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव chosen in design and engineering phase.
राइट आपको समझ आया? ये लॉन्ग टर्म पिक्चर देता है प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी की, पूरी प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी की वो क्या देता है? लॉन्ग टर्म पिक्चर देता है। वो देता है फीडबैक ऑन इफेक्टिवनेस ऑफ लाइफ साइकिल प्लानिंग, जो आपने लाइफ साइकिल प्लानिंग की है उसकी इफेक्टिवनेस का फीडबैक देता है, और कॉस्ट डेटा का फीडबैक देता है टू क्लैरिफाई इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ऑल्टरनेटिव चूजन इन डिजाइन एंड इंजीनियरिंग फेज। राइट किस चीज के लिए? कि इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है जो ऑल्टरनेटिव आपने चूज किया डिजाइन और इंजीनियरिंग फेज पे, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है। राइट आपको समझ में आया? बेसिकली क्या करता है? लॉन्ग टर्म पिक्चर देता है पूरी प्रोडक्ट लाइन प्रॉफिटेबिलिटी की, राइट लाइफ साइकिल प्लानिंग की, कॉस्ट डेटा की इफेक्टिवनेस पे फीडबैक देता है, और क्या करता है? जो भी ऑल्टरनेटिव आपने चूज किया डिजाइन और इंजीनियरिंग फेज पे उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट क्या है वो क्लैरिफाई करता है। ये बेनिफिट है, राइट ये एक बेनिफिट है। फोर्थ बेनिफिट एक क्या लिखा है? ओवरऑल फ्रेमवर्क देता है टोटल इंक्रीमेंटल कॉस्ट कितनी है एंटायर लाइफ साइकिल में, और कहाँ कॉस्ट इफेक्टिवनेस इंप्रूव हो सकता है। एक क्या देता है? बेटर डिसीजन ले सकते हैं, क्यों? क्योंकि एक्यूरेट असेसमेंट होता है रेवेन्यू और कॉस्ट का। एक क्या? अर्लियर एक्शन आप ले सकते हैं टू जनरेट रेवेन्यू एंड टू रिड्यूस कॉस्ट। ठीक है, अभी इंपॉर्टेंस में क्या? ये 4 बेनिफिट्स हो गए। इंपॉर्टेंस में प्लानिंग टूल क्या? कि आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी आप सोच सकते हैं कि ओके ये फेज पे ये स्ट्रेटेजी लगाना है, प्लान कर सकते हैं। राइट कंट्रोल टूल क्या? कि इट कंपेयर्स प्रोडक्ट का परफॉर्मेंस पास्ट प्रोडक्ट से। कैसे? हाँ इंट्रोडक्शन फेज पे यहाँ अभी ये हो रहा है, पास्ट प्रोडक्ट में ये हुआ था, क्योंकि जब फेसेस पता रहेंगे तो आप कंपेयर अच्छे से कर पाएंगे। फोरकास्टिंग टूल क्यों? आप डिमांड फोरकास्ट कर पाएंगे, राइट क्योंकि बहुत ज़्यादा डाइवर्स हिस्ट्रीज होती है, राइट वेरी करती है सारी चीज़ें, तो आपको समझ में नहीं आता है कि डिमांड क्या होगी, लेकिन इससे फोरकास्ट अच्छे से कर पाएंगे डिमांड। क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन भी वेरी करता है फेसेस का, राइट फेसेस का ड्यूरेशन वेरी करता है, जो हिस्ट्री है वो वेरी करती है, तो कंफ्यूजन होता है। इसीलिए ये एक टूल है फोरकास्ट करने के लिए डिमांड का। इट फोरकास्ट द डिमांड एट डिफरेंट फेजेस, और अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी का फॉर्मुलेशन करने के लिए भी ये यूज होता है। राइट ये इंपॉर्टेंस हो गया। आपने ये पूरे 12 चीजें लिख दिया, 4 कैरेक्टरिस्टिक 8 स्ट्रेटेजीज। राइट तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। कोई भी डाउट हो प्लीज फील फ्री टू आस्क। बाय।